हेलो फ्रेंड्स, हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्रेनमेंट में। दोस्तों, अगर आप 11-12 में हैं या फिर नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कफील अहमद। तो हम एक खूबसूरत जर्नी का आगाज़ करने जा रहे हैं। फिज़िक्स को समझने की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ़िज़िक्स मुश्किल लगता है या फिर फिज़िक्स के बारे में आपके बहुत सारे डाउट्स हैं तो यहाँ पर हम इस वीडियोस में उसको क्लियर करने वाले हैं। तो हम एक सीरीज़ जिसको हम बिगिनर सीरीज़ कहेंगे, ऐसे बच्चों के लिए जिनको फिज़िक्स डिफ़िकल्ट लगता है, फिज़िक्स को जो समझना चाहते हैं आसानी से, उनके लिए हम शुरू करना चाह रहे हैं। इसलिए इस सीरीज़ का नाम बिगिनर सीरीज़ भी रखा गया है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे ही नहीं जाते, नीट और JEE में तो नहीं पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस पूरे लेक्चर में शॉर्ट वीडियो रहेंगे, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक ओवरव्यू फिजिक्स के रिलेटेड मिल जाएगा आपको कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस 11-12 के कोर्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे लेक्चर में मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ रिलैक्स होकर हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली पूरे फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है और फिज़िक्स है क्या, ए से लेके जेड तक आपको ये बताया गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिज़िक्स क्या है एक्चुअली। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, इसको हमको समझना है। फिज़िक्स समझने से पहले आपको साइंस समझना ज़रूरी है। साइंस क्या है? साइंस इज द systematic attempt to understand nature or natural phenomena। तो दोस्तों, फेनामेना ये वर्ड आप सुनेंगे आगे। इसका मतलब ये होता है सिंपली कि जो भी चीज़ें हमको हमारे आसपास नेचर में नज़र आती है होते हुए, चाहे दिन का निकलना, चाहे रात का आना, चाहे बारिश का गिरना, चाहे लाइट्स का दिखना, चाहे रेनबो का दिखना, या फिर हमारे ह्यूमंस के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिखती है, जानवरों में दिखती है और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में दिखती है, ये सब हम इसको कह सकते हैं नेचुरल फेनोमेना। तो ये क्या है? साइंस है एक्चुअली सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप इसको अपने आप से शुरू करेंगे, ह्यूमन से शुरू करके जानवर से हमारे एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, तो पूरी यूनिवर्स, ये सब साइंस के अंदर आ जाती है। तो साइंस है सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना। तो साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स। तो फिजिक्स एक्चुअली क्या है? आप पॉपुलर कल्चर का आप सभी हिस्सा है। एक सेंटेंस आपने सुने होंगे और वो ये है कि यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप मुझे चाहे पसंद करें या फिर मुझसे नफरत करें, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिक्स का भी यही मामला है। आप चाहे फिजिक्स आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन फिजिक्स आपको पढ़ना है। आप इससे अपना जी नहीं चुरा सकते। चाहते हुए भी ना चाहते हुए आपको फिजिक्स पढ़ना ही होगा। तो फिजिक्स क्या है, इसको हम समझते हैं इन शॉर्ट। तो दोस्तों, फिजिक्स है द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। तो हम जो कुछ भी देखते हैं, देखिए फिजिक्स जो रिलेटेड है वो पूरी यूनिवर्स से रिलेटेड है। यूनिवर्स के बाहर जो कुछ भी है वो सब हमें रिलीजन और धर्म बताता है, लेकिन यूनिवर्स में हम जो स्टडी करते हैं वो फिजिक्स हमको बताता है। तो फिजिक्स में हम देखेंगे कि ये जो पूरी यूनिवर्स है वो बिल्कुल ऐसे नहीं चल रही है, बल्कि एक कुछ लॉज है जिसको हर कोई फॉलो करता है यूनिवर्स में। तो उन लॉज को डिस्कवर करना, उन कानून को डिस्कवर करना, ये क्या है? ये स्टडी ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। और फिर उसको देखना, उसका मैनिफेस्टेशन, यानी वो कहाँ पर हमको नज़र आता है, उसको देखना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। सो द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो मास रखते हैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करती है वो ग्रेविटी, वो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये एक लॉ है, मतलब जो भी चीज़ ऊपर जाती है हम देखते हैं कि वो नीचे आती है, और ये लॉ जो है तो पूरी यूनिवर्स में काम करता है। तो इसका मैनिफेस्टेशन हम अलग अलग जगह देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो फॉल होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है, जो प्लैनेट्स है, वो जो घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर, गैलेक्सीज जो चल रही है अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर, ये सब क्या है? ये है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आए। तो दोस्तों ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है फिजिक्स की, आपको इसको समझना है तो आपको इसको स्कोप और एक्साइटमेंट को भी समझना होगा कि फिजिक्स से हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक ईगल व्यू जिसको हम कहते हैं। जैसे ईगल ऊपर उड़ता है तो वो नीचे से बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तो एक ऐसा व्यू आपको फिजिक्स के बारे में मिल जाएगा कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या और हमको इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और चीज़ आपके जहन में होगी कि आप सोच रहे होंगे कि काश न्यूटन जो एप्पल उसके सामने गिरा पेड़ के नीचे, एक पत्थर उसके सर पे गिर जाता तो इतना नहीं सोचता और फिर हमको फिजिक्स पढ़ना नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तब भी हमको फिजिक्स पढ़ना ही होता। क्यों? क्योंकि एक चीज़ है जो हमारे अंदर पाई जाती है वो है क्यूरियोसिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब ह्यूमंस में पाई जाती है। कोई भी चीज़ को जानने के बारे में हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हम उसको समझें, उसके बारे में जानें, वो कैसी है, वो कैसे काम करती है। तो ये क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी एक्सप्लोरेशन आज हम देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, जो कुछ भी हमको आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो इसका ही नतीजा है कि हम क्यूरियस है, चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अगर एक न्यूटन शायद वहाँ पर नहीं समझ पाता तो दूसरा न्यूटन काम करता, लेकिन ये काम आगे बढ़ते रहता, क्योंकि ये हमारा नेचर है, हम चीज़ों को समझना चाहते हैं। आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमको बनाया ऐसे ही गया है। सो आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर की होंगी, जो आपका क्वेश्चन शुरुआत में आपने या फिर जो ख्याल आपके दिमाग में आते रहता है वो अब क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में जनरली दो अप्रोच है, और वो है कि दो फील्ड हम उसको कह सकते हैं, दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आपका आएगा क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रोस्कोपिक में आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। अगर इसको मैं और प्रिसाइज आपके लिए लिखूं तो ये होगा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। सो फ्रेंड ये दो फील्ड्स आप समझ सकते हैं, दो उसके अंदर हमने डिवाइड किए, दो टाइप्स के अंदर, एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में जैसा आप खुद समझ रहे होंगे कि मैक्रो बोले तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम देखते हैं, विजिबल है, जिसको महसूस करते हैं, वो ये फील्ड में आएगी सब। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स में डिवाइड करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटी होती है, माइन्यूट होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स मैटर से बनी है, और मैटर के तीन फॉर्म होते हैं। मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, आप जानते हैं। तो मैटर के क्या फॉर्म होते हैं? तीन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीन फॉर्म्स होते हैं हमको जो यूनिवर्स में नजर आते हैं। तो ये जितना भी मैटर हमको नजर आता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस स्टेट में हो। सो फ्रेंड्स इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे एक दीवार होती है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है, तो वैसे ही मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो एटम होते हैं, एटम्स होते हैं। तो एटम्स की साइज बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि आप 10⁻⁻10 यहाँ से इसकी साइज शुरू होती है। तो इतनी छोटी साइज मीटर, तो इतनी छोटी साइज को स्टडी करना, ये पिछले जो है सेंचुरी वहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे की सारा जो एटॉमिक स्टडी है, एटम है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। इसलिए इसको हमने नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स। और फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें और क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये दो प्रिंसिपल जो टाइप्स मैंने आपके सामने रखी है, एक मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो में क्लासिकल है और माइक्रो में क्वांटम फिजिक्स है। तो हम देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में हमको क्या क्या स्टडी करना है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिकल फिजिक्स की 4 फील्ड्स हम देखेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में 4 फील्ड्स है, और पहली है मैकेनिक्स, दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तीसरी थर्मोडायनामिक्स और चौथी है ऑप्टिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हम जनरली मोशन को स्टडी करते हैं।
जो भी मोशंस है उसमें हम मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो मोशन के अंदर हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन है, इसके बाद वर्क और एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, वेव मैकेनिक्स है, यहाँ पर हम वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वाटर और साउंड वेव्स इसके बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड और लिक्विड। इसके बाद हम देखेंगे रोटेशनल मोशन है और ऑसिलेशन है, ये सारा आपका मैकेनिक्स में आने वाला है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कि एक्चुअली ये डील करती है, ये फील्ड जो है तो डील करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना से। ये दोनों ही आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जब हम इस पर चैप्टर्स शुरू करेंगे हमारी सीरीज़ के और डिटेल में हम इस पर स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम और स्टडी करेंगे, चार्जेस है, करंट है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है। इसके बाद डिवाइसेस की स्टडी करेंगे, जैसा कि एक करंट कैरी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर रहेगा। इसके बाद देखिए एक सर्किट को अगर हम एसी वोल्टेज सप्लाई करें तो उसका बिहेवियर क्या रहने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तीसरी जो फील्ड है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में है क्या, ये एक रिलेशनशिप है, एक साइंस है पूरा। हीट इंजन को जब इन्वेंट किया गया तो उसके लिए एक फील्ड की ज़रूरत पड़ी, तो पूरी फील्ड जो होती है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि हीट है, वर्क है, टेम्परेचर है एंड एनर्जी, ये चारों के बीच का रिलेशन ही दरअसल ये इसका जो साइंस है वो थर्मोडायनेमिक्स है आपका। इसमें हम हीट स्टडी करेंगे, टेम्परेचर स्टडीज़ करेंगे, इसके लॉज है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में भी आपको इसका पार्ट मिलेगा। हीट इंजन्स के बारे में स्टडी करेंगे और हीट के ट्रांसफ़र होने के फॉर्म है, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब रहा लास्ट वाला ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड जितने फेनोमेना है वो सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पर हम मिरर से स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन में, और इसमें हम आपके प्रिज्म वगैरह है उसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर डिवाइसेस भी हम स्टडी करने वाले जिसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है। तो ये आपका क्लासिकल फिजिक्स है, ये सब आपको 11-12 के पूरे कोर्स में क्लासिकल फिजिक्स का ये हिस्सा आपको पढ़ना रहेगा। आप इसको जनरली ऐसा समझ सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के 4 बेटे हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मॉडर्न फिजिक्स, और जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं माइक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी बचपन में, शायद मुर्गी के ताल्लुक से। एक मुर्गी काली थी, उसके 7 बच्चे थे, एक बच्चा निराला था। तो जब निराला बच्चा है ना, ऐसा समझो फिजिक्स का वो मॉडर्न फिजिक्स है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की स्टोरी ये है कि जो क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स था उसकी जो इक्वेशंस थी, शायद लॉज ऑफ मोशन हो, जो कुछ भी हो, तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं थी। यहाँ पर जब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग रिजल्ट मिल रहे थे। तो हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी क्या करते हैं, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। इसके अंदर यूनिवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स मैटर से बनी होती है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। तो एटम के अंदर के जो एलिमेंट्स और पार्टिकल होते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, उसकी स्टडी एक्चुअल में ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है। तो उसकी साइज 10⁻⁻10 ये इतनी कम साइज़ की होती है, और फर्दर अगर आप अंदर जाएंगे न्यूक्लियस की साइज तो 10⁻14 या 10⁻16 इतनी छोटी स्केल पर चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो जब वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई की गई तो बहुत अनोखे रिजल्ट मिले, वो बिल्कुल ऐसे रिजल्ट थे जिसकी अपेक्षा किसको नहीं थी। ये बहुत वियर्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स बहुत वियर्ड है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट इतने अजीब गरीब है कि आप सोच नहीं सकते। एक जैसे एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम टनलिंग। आप समझिए कि ये दीवार है, दीवार के पार अगर मुझे जाना है तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे लिए ये रुकावट है, इसको हम बैरियर कहते हैं। तो ये बैरियर है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, आप इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ले अभी माइक्रो स्केल पे, बहुत छोटी स्केल पे। तो ये क्या कहता है कि आपके पास अगर इनफ एनर्जी तो आप बिल्कुल इसको क्रॉस कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे वियर्ड किस्म के जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आते हैं। आइंस्टाइन इससे इतना कन्विंस नहीं थे, इसको पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है क्वांटम मैकेनिक्स के ताल्लुक से, क्वांटम फिजिक्स के ताल्लुक से, गॉड डज नॉट प्ले और थ्रो डाइस। तो मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, जैसा क्लासिकल फिजिक्स में आप किया करते थे। तो यहाँ पर आइंस्टाइन कहते हैं कि गॉड डज नॉट थ्रो डाइस। तो आपने डाइस देखा होगा जिस पर 1 से लेकर 6 तक निशान होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, उसको फेंका जाता है, पता नहीं होता क्या आने वाला है। तो बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे ही है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के साथ कि आपको सारी चीज़ें पता है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते।
तो आइंस्टाइन को ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, लेकिन लेटर ऑन ये सारी चीज़ें जो पूरी थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स की वो पूरे प्रूफ के साथ सामने आई और बहुत वेल एस्टेब्लिश फैक्ट बनकर वो हमारे सामने आती है। उल्टा इसका रिवर्स केस हुआ, जब हम क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स को हम जब क्लासिकल केस पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको और मैं आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए बताता चलूँ कि हमारा जो एटम है वो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सादा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बताता हूँ। ये एटम है, इसके बीच में जो है तो न्यूक्लियस होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये बाहर ये इसके शेल्स हैं। यहाँ पर इसको आप ऑर्बिट से कह सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्जेस नहीं होता। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका जो है ये है एटम। इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर इंटरेक्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, ये सारे इंटरेक्शन की स्टडी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो ये आपको 12th में चैप्टर है, इसमें हम और फर्दर अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है तो स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज है, लॉज ऑफ नेचर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के दो अप्रोच है, और वो दो अप्रोच हैं टू अप्रोच। पहला अप्रोच है आपका यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन जो है तो अलग अलग फेनोमेना को सिर्फ एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपकी बिल्कुल देसी घर की एग्जांपल। आप जैसा घर में आपकी मम्मी आपके साथ करती है, कैसे कि आप घर में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर घर से लेकर देश तक या दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो, उसकी जो जड़ है वो क्या है मालूम है? आपका लेट उठना। आप घर में खाना देर से बन रहा है, आप लेट उठ रहे हैं। घर के अंदर कोई बीमार पड़ा है आपकी वजह से, क्योंकि आप लेट उठते हैं। बाहर किसी की जंग शुरू है इसलिए क्योंकि आप घर में लेट उठते हैं। तो मम्मी इस तरीके से आपके साथ करती है। तो क्या करती है? अलग अलग चीज़ों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से जोड़ देती है कि आप लेट उठ रहे हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अंधाधुंध चल रहा है, बल्कि बहुत प्रूफ के साथ तो बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिंगल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ग्रेविटी में हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रेविटी से। इससे आगे बढ़कर फिर हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो जो रिवॉल्व हो रहे हैं, अपने जो ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, तो ये सब क्या है? हम इसको ग्रेविटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत सारे फेनोमेना को हमने क्या किया? सिंगल जो लॉ है उसके थ्रू एक्सप्लेन किए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसकी एग्जांपल है ग्रेविटी। जब आप आगे जाएंगे तो आपको और एक लॉ मिलेगा, वो है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुने होंगे, उन्होंने जो बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसके अंदर इसी लॉ को बेस बनाकर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये सब क्या है? ये अलग अलग फेनोमेना को सिंगल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करना है, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, दूसरा अप्रोच है वो है रिडक्शनिज्म। मतलब ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े फेनोमेना को हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से उसको डिवाइड करते हैं, उसको पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और उससे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो उसको पहले धीरे धीरे मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। जैसे कोलम ने काम किया, ऑलस्टेड ने काम किए, एम्पेयर ने काम किया, फैराडे ने काम किए। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने अलग अलग काम किए, लेकिन इनको सबको कंबाइन किसने किया? मैक्सवेल ने, और उसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये अप्रोच कौन सा था? पहला अप्रोच था, ये था रिडक्शनिज्म। शुरू हुआ रिडक्शनिज्म से, सबने अलग अलग जो टुकड़े टुकड़े उसके स्टडी किए और सबको मिला दिया मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। तो ये अप्रोच जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो अप्रोच इख्तियार करते हैं फिजिक्स में, अप्रोच अपनाते हैं, वो है रिडक्शनिज्म वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो ये जो फिजिकल लॉज हम स्टडी करने वाले हैं, या फिर इसको जो स्टडी करते हैं, तो इसके नेचर के बारे में समझेंगे। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है कि फर्स्ट नंबर पर चीज़ है द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर ये टाइम, नेचर के जो लॉज है, नेचर लॉज ऑफ नेचर जो है वो टाइम के साथ बदलते नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ और वही एक्सपेरिमेंट अगर मैं 1 साल बाद परफॉर्म करने वाला हूँ, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे।
रिजल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो ये है कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते। नंबर दूसरा है कि लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर। तो यूनिवर्स में कहीं पर भी ये जो लॉज हम डिस्कवर करते हैं ये सेम रहने वाले हैं, ये इसके अंदर बदलाव कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि फेनोमेना थोड़ा सा बदल जाए लोकेशंस और वहाँ पर जो डिफरेंट पोजीशन और कंडीशंस होती है उसकी वजह से। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का नेचर ये है कि वो अपने आप तरफ चीज़ों को खींचती है। अब ज़मीन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटी की इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा होगा। चांद पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो ग्रेविटी की जो इंटेंसिटी है वो ज़मीन से 6 गुना कम मिलेगी। ओके, तो ग्रेविटी का नेचर सेम है कि अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है, लेकिन क्या है फेनोमेना में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया वहाँ पर कंडीशंस अलग होने की वजह से। तो ये है कि इसके जो लॉज ऑफ नेचर है वो हर जगह सेम रहने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इन तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। हम देखते हैं, आपने एक मशहूर जो सेंटेंस सुने होंगे, नीड इज़ द इन्वेंशन, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस, कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। दोस्तों, समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो कई बार जो टेक्नोलॉजीज़ है वो नए फिजिक्स को जन्म देती है और कई बार फिजिक्स नई टेक्नोलॉजीज़ को जन्म देता है। इन दोनों की हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जब हीट इंजन इन्वेंट हुआ था तो उसके बाद एक पूरे डिसिप्लिन की ज़रूरत थी हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये डिसिप्लिन को जो है तो इन्वेंट किया गया। ये डिसिप्लिन को इन्वेंट किया गया सिर्फ क्यों? ताकि हीट इंजन की इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और दूसरे का केस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया गया। तो कोई भी नहीं जानता था कि इसका आगे चलकर इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन में होगा, जिसका यूज़ आप और मैं आप घर बैठे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको घर बैठे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। तो ये दोनों एग्जाम्पल है। कई बार ये होता है कि टेक्नोलॉजीज़ जो है तो वो फिजिक्स को जन्म देती है, नए फिजिक्स को, और कई बार नया फिजिक्स जो है तो नई टेक्नोलॉजीज़ को जन्म देता है। तो ये बहुत रिलेटेड है आपस में। इसके सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो इनॉर्मस है, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने इम्पैक्ट्स होंगे। हीट इंजन के डेवलपमेंट के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, आपने हिस्ट्री के अंदर या फिर सोशल साइंसेस में पढ़े होंगे, उसने एक बिल्कुल अलग ही सिविलाइजेशन को जन्म दिया, उसके डायनेमिक्स बिल्कुल बदल गए। तो ये क्यों हुआ? ये इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा दी, इसके पीछे जो चीज़ थी वो थी हीट इंजन्स की जो इन्वेंशन है वो। इसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने आज अमेरिका को सुपर पावर बना दिया है। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से फिजिक्स इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। तो फिजिक्स जितना डेवलप रहेगा सोसाइटी के लिए वो उतना ही ज़्यादा कारआमद रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में एक इंट्यूटिव आइडिया तो हमको है कि हम मस्कुलर फोर्स है, बॉयंस फोर्स है, और इस तरीके की और दूसरी फोर्सेस के बारे में हमको कुछ आइडिया है। तो एक इंट्यूटिव आइडिया हमको है फोर्सेस के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा जो फिजिक्स का आइडिया है। इसको आपको जैसे एग्जांपल F इज इक्वल्स टू ma, शायद आपने ये इक्वेशन पढ़े होंगे, न्यूटन साहब ने जो दिए हुए थे, F इज इक्वल्स टू ma। इसके बाद आपने ग्रेविटी के बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। तो ये जस्ट एक आइडिया है, वैसा आइडिया नहीं है जैसा कि हमारा एक इंट्यूशन होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको इसको स्टडी करना पड़ता है। तो यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हम देखते हैं या फिर जो भी फोर्सेस का फॉर्म देखते हैं तो वो डिराइव होते हैं इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। इसको ऐसे समझो कि जैसे आप दूध है तो दूध में से आप घी निकालते हैं, दही निकालते हैं, छाछ निकालते हैं। ये सब क्या है? यहाँ पर दूध बेसिक फंडामेंटल फोर्स है, ऐसा समझो। और जो आप घी निकाल रहे हैं, दही निकाल रहे हैं या फिर छाछ निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? ये डिराइव्ड फोर्सेस। तो बिल्कुल यहाँ पर जो फंडामेंटल फोर्सेस वो 4 यहाँ पर दी हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में पाई जाती है। जितने भी फोर्सेस आप देखते हैं वो सब यहाँ से डिराइव होते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट जो भी मास रखते हैं तो वो एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अट्रैक्टिव होती है नेचर में। इसके बाद हम देखेंगे इसकी रेंज जो होती है वो इन्फानाइट होती है, मतलब यूनिवर्स में कहीं पर भी इसका इफेक्ट होता है, इसका रेंज इन्फानाइट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो ऑपरेट करती है, तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ऑपरेट करती है। जो मास पजेस करता है
ये फोर्स जो है तो उन पर ऑपरेट करती है, जो जिसके अंदर भी मास होंगे ये फोर्स एक्सर्ट होंगे एक दूसरे पर। इसके बाद हम देखें इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और इसकी स्ट्रेंथ आप देखेंगे 10⁻³ है। यहीं पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो चाहे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसकी रेंज जो है तो वो इन्फिनाइट रेंज है इसकी भी, इसके लिए भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10⁻² है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि एक बुक आपने पकड़ी है, तो एक बुक अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ज़मीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेंगी। तो ज़मीन की पूरी ग्रेविटी को आपने सिर्फ अपने एक हाथ से जो है तो थामी हुई बुक, एक हाथ से एक बुक को थामा है, तो ज़मीन की पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप बैलेंस कर रहे हैं सिर्फ अपने एक हाथ से। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती, आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए या फिर आपके चार्ज पार्टिकल जो हाथ के और बुक के जिन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ एक दूसरे को, और आप उसकी वजह से पकड़े हुए हैं बुक को, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपका हाथ टूट जाता, आपका हाथ जो है तो ज़मीन की तरफ चल जाता, आप चीज़ को थाम नहीं सकते, आप अपना वजन भी नहीं संभाल सकते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है तो ये एक डोमिनेट करती है पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को। आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियर होता है उसी के अंदर ये फोर्स काम करती है। अब एक आप चीज़ सोच रहे होंगे कि एटम के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने जस्ट उतारता हूँ, इसको इसमें मत काउंट कीजिएगा। ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन एक नहीं होते बल्कि बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो फिर ये प्रोटॉन जो है तो एक दूसरे को बाहर धकेलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये स्टेबल रहते हैं। न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर हमारी पूरी यूनिवर्स जैसे हम देखते हैं ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा और पूरा डिस्ट्रक्शन हमको हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत सारे प्रोटॉन एक ही न्यूक्लियस में होते हैं और वहाँ पर न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो आखिर ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगा रहे होंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स होंगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर एक नई फोर्स का नाम दिया जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी रेंज भी बहुत शॉर्ट है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो 10⁻15, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी रेंज है। और इसकी आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपनी स्ट्रेंथ देखिए 10⁻² है, और यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ 1 है। इसका मतलब ये है कि ये 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और मैंने आपको अंदाज़ा दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है एटम के अंदर को वो स्टेबल रहता है। और एक और बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी की वो ये है कि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसलिए ये फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है। आखिरी जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको जनरली बहुत रेयर देखने को मिलती है, और देखने को मिलती है तो एक डीके प्रोसेस होता है जिसको हम बीटा डीके कहते हैं। तो न्यूक्लियस का बीटा डीके प्रोसेस होता है, वहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो बीटा डीके प्रोसेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, उसको इमिट करता है। तो जब वो इमिट करता है तो वहाँ पर हमको वीक न्यूक्लियर फोर्स का फिनोमेना देखने को मिलता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज है, यानी आप ऐसा समझ लें कि सब न्यूक्लियर साइज न्यूक्लियर से भी छोटी साइज़ की है, ये 10⁻16 इसकी साइज़ है। तो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये आप इसको अगर इसकी रेंज अगर आप देखें इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻13। ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है।
तो यहाँ पर आपने देखा है चार फंडामेंटल फोर्सेस है। अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये 1 नंबर। इसके बाद आपको नज़र आएंगी ये 2 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पर आएंगी आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट पे आएंगी बेचारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ये पूरे नेचर में आपको नज़र आते हैं। जो कुछ भी आपको दूसरी फोर्सेस नज़र आती है वो सब यहीं से डिराइव होती है। तो बढ़ते ये था आपके लिए फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। इसके बाद लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते। लास्ट टॉपिक हमारी ये है कि फिज़िक्स और साइंस की खूबी ये है कि ये डायनामिक होते हैं। डायनामिक होने का मतलब क्या है कि हमेशा एवर चेंजिंग, बदलते रहते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर रुचि है, आप इसका इंटरेस्ट के अंदर है, तो आप भी इसके अंदर अपना काम अंजाम दे सकते हैं। डायनामिक होने से मतलब मैं जस्ट एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स है। आइंस्टाइन ने आकर ये जो नोशन था इसको चैलेंज किया और कहा कि नहीं, ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी एक कर्वेचर है स्पेस और टाइम का। जैसे समझो इसको कि आप एक फैब्रिक लो, उसको स्ट्रेच करो, वहाँ पर कुछ बॉल्स डाल दो, आप देखेंगे जो बॉल्स है उसके आसपास एक कर्वेचर आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये ऐसे ही है, स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है, वहाँ पर हमारी ज़मीन है, चाँद है, सूरज है, अलग प्लैनेट्स हैं, उसके आसपास जो कर्वेचर बन रहा है वो आपका ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि एक कर्वेचर है स्पेस और टाइम का। तो पहले न्यूटन ने कोई और बात बताई, उसको फोर्स कहा, आइंस्टाइन ने आकर उसको चैलेंज किया। ऐसी और इवोल्यूशन फिजिक्स के अंदर हो रहा है, होते रह रहा है। तो ये डायनामिक है, ये चेंज होते रहता है। तो देखिए, अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर हम बात कर रहे थे न्यूटन के बारे में, न्यूटन सर के बारे में, कि न्यूटन के सर पर अगर कोई पत्थर गिर जाता, और अब हम बात कर रहे हैं नए न्यूटन के बनने के बारे में। तो यही फिजिक्स की ब्यूटी है कि आप फिजिक्स को जब समझना शुरू करते हैं तो आप फिजिक्स से प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमारा आपके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो ये वीडियो लेक्चर की सीरीज़ हम पूरी बना रहे हैं नीट, JEE और 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम अलग अलग सेपरेट बनाएंगे, नीट और JEE के स्टूडेंट्स के लिए अलग बनाएंगे, और कॉन्सेप्ट एक ही रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा इन्हांसमेंट, जैसा JEE एडवांस और मेंस के लिए चाहिए, उसके अंदर भी हम कॉन्सेप्ट मिलाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए लेक्चर्स पूरे सेपरेट रहेंगे। नीट के लिए अलग रहेंगे, JEE के लिए अलग रहेंगे, मेंस और एडवांस के अलग रहेंगे। तो इसके अलावा 11-12 का अगर हमको लगता है कोर्स पर, तो उसमें हम NCERT के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो अलग से लेंगे। तो ये बिगिनर सीरीज़ आप ही के लिए है, और बहुत अच्छे और साफ़ और आसान अंदाज में हम यहाँ पर फिजिक्स को टीच करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये पसंद आया है वीडियो तो शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।